तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। सबसे पहले है भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे, जो कि 4 दिसंबर को प्रति साल मनाया जाता है। तो देखिए 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे 4 दिसंबर के दिन ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान का जो कराची में नौसैनिक अड्डा है वहाँ पे हमला करके उसे तबाह किया था। और इसी दिन की सफलता की याद में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और अभी प्रेजेंट में बात करते हैं नौसेना के बारे में, तो जो प्रमुख हैं नौसेना स्टाफ के, ये हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद है होम गार्ड स्थापना दिवस, जो कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में देखिए कभी भी कुछ हो जाता है, जहाँ पे अशांति हो जाती है, दंगे फसाद वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पे पुलिस की मदद करने के लिए, लोगों को नियंत्रित करने के लिए, सिचुएशन को नियंत्रित करने के लिए होम गार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 में, ईयर भी याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1946। तो इसकी स्थापना की गई थी मुंबई में, ताकि ये पुलिस की सहायता कर सके ऐसे सिचुएशन में। और 6 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका स्थापना दिवस अभी मनाया गया। अब मध्य प्रदेश के नज़रिए से बात करते हैं, तो जो मध्य प्रदेश का होमगार्ड संगठन है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। और जो भारत का था होमगार्ड स्थापना, ये 1946 में हुआ था। और जो मध्य प्रदेश का होमगार्ड संगठन था, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके बाद 8 से 14 दिसंबर को मनाया गया है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह। अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह हर साल ये 8 से 14 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे भारत भर में ये दिन मनाया जाता है, मतलब एक तरह से पूरे वीक में इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ताकि जो ऐतिहासिक धरोहर है इनके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो भी हस्तशिल्प कारीगर हैं उनको सम्मानित किया जाए, जो भी हस्तशिल्प कला है उसको और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, उसको डेवलप किया जा सके। तो इसी के कारण हर साल 8 से 14 दिसंबर तक ये सप्ताह हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1952 में। यहाँ पे अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड है, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और जो अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड है, इसकी स्थापना भी हुई थी 1952 में। तो तभी से लेकर हर साल 8 से लेकर 14 दिसंबर तक ये सप्ताह ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जो भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड है, ये एक सरकारी सलाहकार के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय सशस्त्र सेवा झंडा दिवस। राष्ट्रीय सशस्त्र सेवा झंडा दिवस, ये दिन मनाया जाता है भारत में 7 दिसंबर को। इस दिन को मनाने का मेन एम ये है कि भारत जो है हमारा, इसकी रक्षा के लिए कई जवान सैनिक हैं, ये इन्होंने अपनी बलिदानी दी, कई लोग सेवा में निशक्त हो गए। तो ऐसे सैनिकों के सहयोग के लिए अंशदान एकत्रित किया जाए, इसलिए इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो इस दिन ऐसे सैनिकों को हेल्प करने के लिए यहाँ पे अंशदान एकत्रित किया जाता है। और ये जो दिन है राष्ट्रीय सशस्त्र सेवा झंडा दिवस, इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में, 1949 में, और मनाया कब जाता है 7 दिसंबर को। इसके बाद है मानवाधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। ये दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हर साल इसके लिए अलग थीम होती है। इस साल की थीम याद रखेगा, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। थीम भी आपको याद रखनी। कई बार देखा गया है कि एग्जाम में डेट ना पूछ के थीम पूछ लेता है, तो डेट तो याद रखनी है, थीम भी याद रखनी है। तो ये जो दिन है हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1948 में, याद रखिएगा 1948 में, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन्होंने मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा को अपनाया था इसी दिन। तो इस कारण से 10 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस है, इसकी औपचारिक शुरुआत तो हुई थी 1950 में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना जो मानव अधिकार है इनके संरक्षण
अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। अब ह्यूमन राइट कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे MCQs जो है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हैं। लास्ट के आप पीछे के 2 वीडियो देखेंगे इस सीरीज़ के, तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQ मिल जाएंगे। और ये चर्चा में है अभी प्रेजेंट में, इस कारण से यहाँ से कुछ चांसेस है क्वेश्चन बनने के। तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखिए, हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। तो कौन सा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला? कौन सा संस्करण था? 42वां। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। थीम क्या रखी गई थी? थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, थीम यानी विषय वसुधैव कुटुंबकम था। अब यहाँ पे कुछ अवार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में ओडिशा ने गोल्ड मेडल जीता, ओडिशा ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्यों के वर्ग में ही विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर आप MP के लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे MPPSC आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय ने 2023 के इस मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पे विशेष प्रशंसा पदक जीता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना? राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में उड़ीसा ने गोल्ड मेडल जीता, राज्यों के वर्ग में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता, और यहाँ पे ऊर्जा मंत्रालय ने विशेष प्रशंसा पदक जीता है। इसके बाद है श्रीमती वीरा राणा। श्रीमती वीरा राणा ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की नई मुख्य सचिव बनी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई मुख्य सचिव कौन बनी है? श्रीमती वीरा राणा। मध्य प्रदेश की ये दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इसके पहले स्वर्गीय श्रीमती निर्मला बुच जो थी, ये मुख्य सचिव रह चुकी हैं, और ये पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती निर्मला बुच, और अब दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है श्रीमती वीरा राणा। इसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म और लघु उद्योग क्रेडिट गारंटी योजना है। तो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है सरकार की तरफ से कि अभी तक चालू वित्त वर्ष में 2023-24 का जो चालू वित्त वर्ष है, इसके अभी 7 महीनों में ही 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी को मंजूरी दे दी गई है, अभी 7 महीनों में ही। तो ये डेटा आपको याद रखना है, 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़ रुपए हैं। फिर यहाँ पे है S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। तो देखिए, कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग रेटिंग एजेंसियां होती हैं। S&P है, आपका विश्व बैंक है, RBI है, ठीक है, ADB है। तो ये भारत या पूरे विश्व भर में जो देश हैं, इनकी जो आर्थिक विकास है, इनको लेके अपना एस्टिमेट देते हैं। तो अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एजेंसी के अनुसार अभी इस साल या आने वाले वित्तीय वर्ष में जो आर्थिक विकास दर है भारत का या किसी भी देश का, ये कितना रहने का अनुमान दिया गया है। तो इसी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे एक अपडेट दिया गया S&P का। S&P है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल। तो इन्होंने जो वित्त वर्ष 2024-25 है, इसमें जो भारत का विकास दर है ये 6.4% तक रहने का अनुमान दिया है। यानी कि जो भारत की GDP है ये 6.4% की दर से बढ़ेगी। किसके अनुसार? S&P के अनुसार। कब? 2024-25 में। इसके बाद यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गुजरात के वाडीनार में अभी राष्ट्रव्यापी प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रव्यापी प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ पे? गुजरात के वाडीनार में। कौन सा एडिशन था? ये 9वां एडिशन था। यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक हैं राकेश पॉल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, राकेश पॉल जो है ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। इन्होंने इस अभ्यास के दौरान जो भी एजेंसियां हैं इनकी तैयारियों की समीक्षा भी की। फिर यहाँ पे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, और इनके साथ ही श्री रामचंद्र मिशन, इनके बीच में एक समझौता किया गया है, जिसका मेन एम ये है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भारत है हमारा, इसमें नशीले पदार्थों से इसको मुक्त किया जाए और नागरिकों के लिए एक बेहतर समाज बनाया जाए। तो इसी नशा मुक्त अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और श्री रामचंद्र मिशन के बीच में एक समझौता हुआ है। फिर यहाँ पे भारत के स्काई ड्राइवर हैं
जो कि हैं शीतल महाजन। ठीक है, तो ये महिला हैं शीतल महाजन, और इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये दुनिया की पहली महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई है। इनका नाम याद रखना है क्योंकि विश्व रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, शीतल महाजन। फिर यहाँ पे पूर्व भारतीय रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, तो इनको अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच के बोर्ड के सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया है। अजय कुमार पहले ये भारतीय रक्षा सचिव भी रह चुके हैं। फिर यहाँ पे भारतीय मूल की न्यूरो साइंटिस्ट हैं अभिलाषा जोशी, न्यूरो साइंटिस्ट हैं अभिलाषा जोशी। इनको अमेरिका में सोसाइटी ऑफ न्यूरो साइंस ने इनके रिसर्च और इनकी खोज के लिए एक अवार्ड दिया है। अवार्ड का नाम है पीटर एंड पैट्रिसिया ग्रूबर इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड। फिर से सुन लीजिए, पीटर एंड पैट्रिसिया ग्रूबर इंटरनेशनल रिसर्च अवार्ड, इसे सम्मानित किया गया है अभिलाषा जोशी। किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? न्यूरो साइंटिस्ट हैं ये। फिर यहाँ पे 2022-23 के दौरान भारत में जो कुल दुग्ध उत्पादन है ये 230.58 मिलियन टन अनुमानित है। ठीक है, यहाँ पे टन होगा, तो 230.58 मिलियन टन दूध उत्पादन अनुमानित है। यहाँ पे सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन जो किया है ये उत्तर प्रदेश ने किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे राजस्थान और मध्य प्रदेश रहा है तीसरे नंबर पे, तो ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अमेरिका के नेतृत्व वाला एक ग्रुप है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, यानी कि IPEF। तो इसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अभी हाल ही में भारत भी शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में भारत जो है अमेरिका के नेतृत्व वाले किस ग्रुप की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हुआ है? तो आंसर होगा IPEF। या पूछ सकता है कि IPEF में अभी शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो यह है भारत। फिर यहाँ पे एक रियलिटी शो है बिग ब्रदर, तो अभी हाल ही में 25वां सीजन इसका समाप्त हुआ है और इस खिताब को इस वर्ष जीता है जग बैंस ने। जग बैंस ये एक सिख हैं और इस शो के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सिख प्रतियोगी बिग ब्रदर का विजेता बना है। तो यहाँ से नाम याद रखेगा, जग बैंस। फिर यहाँ पे रियर एडमिरल CR प्रवीण नायर हैं। CR प्रवीण नायर, इन्होंने हाल ही में रियर एडमिरल विनीत मैककार्टी से पश्चिम बेड़े के फ्लैग ऑफिसर का कमांडिंग का पदभार संभाला है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि पश्चिम बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांड कौन बन गए हैं? CR प्रवीण नायर जी। फिर यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट और अपडेट है। यहाँ पे आपने सुने होंगे दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन इस साल 8वां अजूबा भी जोड़ दिया गया है। तो हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है कंबोडिया, तो कंबोडिया में ये अंकोर वाट मंदिर है। अंकोर वाट मंदिर जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में है। तो इसको इस साल यानी 2023 में विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। तो याद रखना है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। फिर यहाँ पे आयरलैंड के साहित्यकार हैं पॉल लिंच। पॉल लिंच, इनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया 2023 का। अब इनका जो उपन्यास है इसके लिए इनको ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपको उपन्यास का नाम भी याद रखना है। उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। उपन्यास का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग और साहित्यकार है पॉल लिंच। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये साहित्य के क्षेत्र का बुकर पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं कुछ व्यक्ति जो कि अभी निधन हुआ है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सबसे बुजुर्ग मतदाता हैं गंगा देवी। हाल ही में 104 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और आप पिक्चर में देख के पहचान गए होंगे, साउथ के काफ़ी जाने माने एक्टर हैं ये। तेलुगु फिल्म अभिनेता चंद्रमोहन जी, हाल ही में 80 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। देखते हैं कुछ यहाँ पे खेल समाचार, कुछ शॉर्ट अपडेट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब देखिए स्पोर्ट के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अगर कोई प्लेयर का आता है नाम, तो प्लेयर के बारे में आपको किस देश के लिए, ठीक है, या किस टीम के लिए खेलता है, और दूसरी चीज़ किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब किसी अगर खेल की बात होती है तो खेल के बारे में आपको याद होना चाहिए कि वो जो प्रतियोगिता है, ठीक है, अगर कोई ट्रॉफी है या टूर्नामेंट है
तो वो किस खेल से संबंधित है और किस देश में खेला जाता है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे चीन मास्टर्स है तो पूछ सकता है कि आपको नाम से तो पता चल गया चीन मास्टर्स है तो चाइना में खेला जाता है, लेकिन किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है, तो ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। अब आइए आगे देखते हैं। तो जीता किसने है, तो सबसे पहले यहाँ पे जापान के युवा शटलर हैं कोडाई नाराओका। अब देखिए जैसे खिलाड़ी का नाम है कोडाई नाराओका, तो पूछ सकता है किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरी चीज़ किस देश के लिए खेलते हैं, तो जापान के लिए खेलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो अब देखिए आगे अपडेट देते हैं। तो जापान के जो युवा शटलर हैं कोडाई नाराओका, इन्होंने चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में जापान के केंटा निशिमोटो को हराया है। जापान के ही केंटा निशिमोटो को इन्होंने फाइनल में हरा के इस वर्ष की ये प्रतियोगिता जीती। अब यहाँ पे महिला एकल वर्ग की बात करते हैं। तो महिला एकल वर्ग का जो खिताब है ये चीन की चेन यूफेई ने जीता है। चीन की चेन यूफेई ने जीता है। इन्होंने फाइनल में चाइना की ही हान यूई को हराया है। अब टूर्नामेंट में भारत की तरफ से बात करते हैं। तो जो पुरुष युगल वर्ग था, एकल वर्ग में तो हमने देखा कोडाई नाराओ का जीत गए। अब जो युगल वर्ग है यहाँ पे भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है ये उप विजेता रही है इस टूर्नामेंट में। फिर यहाँ पे बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने युवा बल्लेबाज उदय सहारण को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो आने वाले एशिया कप में ये भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। उदय सहारण, इनको भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए अगले वर्ष आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने ये डिसीजन लिया है। तो पहले ये जो टूर्नामेंट था आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये कहाँ होने वाला था, ये होने वाला था श्रीलंका में। और कुछ ही समय पहले मैंने आपको बताया था कि जो आईसीसी है इन्होंने श्रीलंका से सदस्यता छीन ली है, इनको प्रतिबंधित कर दिया है। तो अब ये जो टूर्नामेंट है इसकी मेज़बानी श्रीलंका से ले ली गई है और अब इसकी मेज़बानी जो है ये दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई है। तो याद रखना है अगले वर्ष जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप होने वाला है ये दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में होगा। अब इसके बाद आईपीएल टीम है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्होंने भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को अपना टीम मेंटर नियुक्त किया है। फिर यहाँ पे टेनिस का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो कि है डेविस कप। ठीक है, काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है डेविस कप। तो इस साल की यह प्रतियोगिता इटली ने जीती है। इटली ने टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से मात दी और इस साल का डेविस कप जीत लिया है। इसके बाद है नेदरलैंड के स्टार कार रेसर मैक्स वर्स्टैपेन, इन्होंने फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। इस सेशन की जो आखिरी रेस थी, सीरीज़ की जो आखिरी रेस थी, अभी हाल ही में आबू धाबी में आयोजित की गई थी, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, और इसे इन्होंने जीत ली है। और इस साल फिर से ये फार्मूला 1 विश्व चैंपियन बन गए हैं 2023 के भी। मैक्स वर्स्टैपेन नाम याद रखिएगा। किस देश के हैं, नीदरलैंड के हैं। और एक चीज़ और, किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं, तो ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं, ये एडिशनली याद रखिएगा। आइए मूव करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश का नवीनतम सामान्य ज्ञान है, एमपीजी के है यहाँ पे लेटेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। टोटल यहाँ पे 9200 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी ग्राम पंचायत जिनके पंच और सरपंच सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनको पुरस्कार राशि दी जाएगी, कितनी होगी ये बताना है। तो उन्हें 7 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। नेक्स्ट बताना है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो वर्तमान में 23,012 ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, वर्तमान में सरपंचों को प्राप्त होने वाली मानदेय राशि कितनी है। तो प्रेजेंट में मानदेय राशि मिलती है 4,250 रुपये। फिर है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक राजस्व आता है मध्य प्रदेश में सिंगरौली से। फिर है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये आयोजन हुआ था मंदसौर में। फिर है, प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है। पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है सांची को, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश का ये पहला प्रोजेक्ट है। फिर है, वर्ष 2021 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान से किसे विभूषित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को। कौन सा अवार्ड है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, कब का है, 2021 का। फिर वर्ष 2021 का राष्ट्रीय
मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सदानंद गुप्त को, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। फिर राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 2021 किसको दिया गया है? तो राष्ट्रीय इकबाल सम्मान दिया गया है डॉक्टर सैयद तकी को। फिर जनजाति कला को संरक्षित कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के किस कलाकार को पद्मश्री सम्मान मिला है? तो ये हैं जोधैया बाई। फिर श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किस क्षेत्र से प्रारंभ की गई है? किस एरिया में इसे लाया गया है? तो ये 3 जगह हैं, गुना, शिवपुरी और श्योपुर। तो यहाँ इसे प्रारंभ किया गया है। फिर है इस वर्ष 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था इंदौर में। फिर है राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन हुआ था 10 जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो हुए थे, इसमें मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने यहाँ पे 39 यानी कि 39 गोल्ड मेडल जीते थे। फिर है खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। फिर है सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है खजुराहो में। फिर है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया अभी रिसेंट में? इसका आयोजन हुआ था भोपाल में। फिर है वर्तमान में मध्य प्रदेश की कुल सिंचाई क्षमता कितने हेक्टेयर है? तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता है 37,07,000 हेक्टेयर। फिर प्रस्तावित केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? तो इस परियोजना से 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको बताना ये है कहाँ? तो यह है इंदौर में। फिर है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा धार में। फिर है झाबुआ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है महेश शर्मा को। नेक्स्ट है हलमा परंपरा है, हलमा परंपरा ये किस जनजाति की है? तो ये है भीलों की परंपरा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट हैं। आगे यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कुछ क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक कर दिया गया था? तो ये था 89 संशोधन यानी 89th संशोधन इसके द्वारा। फिर है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये आता है संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के अंडर में। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है ये किस किस से मिलके बनता है? तो यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, इनसे मिलके बनता है अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर है पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो यह आया था अस्तित्व में 2004 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अन्य आयोग के समान शक्तियां रखता है? तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान शक्तियां रखता है। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो वेतन भत्ते हैं ये किसके समान होते हैं? तो ये भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? तो इनके अध्यक्ष को दर्जा प्राप्त होता है कैबिनेट मंत्री का, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ओके। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्त कितनी बार किया जा सकता है? तो इन्हें केवल 2 बार पुनः नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं इनका निर्धारण कौन करता है? इनका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति। फिर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो यह है अनुच्छेद 338(3) में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, यह प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति जी को। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो अध्यक्ष केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्वरूप क्या है, तो यह संवैधानिक है इसका स्वरूप। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो इसका वर्णन है भाग 16 में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त है, तो इनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है उपाध्यक्ष को। फिर है पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे ये एच.एस. रामधन। फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे फकीर भाई वघेला। फिर है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो यह था 102वां संविधान संशोधन, 102 यानी 102nd। फिर है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो यह दिया गया अनुच्छेद 338(8) में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो टोटल 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फिर यहाँ पे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 जो था 2002 इसको इको टूरिज्म का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। फिर है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो भारत में जल विद्युत सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। ये किस तारीख को माना जाता है, तो ये माना जाता है 5 जून को। फिर है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, इन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हेतु उपयुक्त क्या है, तो इसके लिए उपयुक्त है दोमट मिट्टी। फिर है पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा रहता है। फिर है अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे वन जो है ये सदाहरित वन होते हैं। नेक्स्ट है लावणी मृदा में उगने वाले जो पादप हैं इनको क्या कहते हैं, इन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, तो ये है एजेटोबैक्टर। फिर है पारितंत्र में मनुष्य का स्थान कौन सा है, तो मनुष्य सर्वाहारी है। फिर है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो ये है सूर्य। फिर है सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन में। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी स्थायी मित व्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो यह नारा जो है ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। फिर है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है खेत। नेक्स्ट आपको बताना 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं, तो ये है CHONSP, ठीक है। C मतलब कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर और लास्ट फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये याद रखना CHONSP। फिर है जीव जो एक समुदाय में प्रभावी होते हैं और सूक्ष्म जलवायु व समुदाय संरचना को परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कीस्टोन प्रजाति के जीव। फिर आपको बताना है कि लाइकेंस क्या अभिव्यक्त करते हैं, तो लाइकेंस जो है ये सहोपकारिता अभिव्यक्त करते हैं। फिर है क्लेबसिएला, ये क्या है, तो क्लेबसिएला है नाइट्रोजन स्थिरकर्ता। फिर है आदिपादप का उदाहरण क्या है, तो आदिपादप का उदाहरण है लाइकेंस और आर्किड्स। फिर है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस ओर होता है, तो यहाँ पे
ऊर्जा का जो प्रवाह है, यहाँ पे प्रवाह होगा, ऊर्जा का जो प्रवाह है ये निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, मतलब नीचे से ऊपर, जहाँ पे एनर्जी ऊर्जा सबसे कम होगी और जहाँ पे ज़्यादा होगी, तो निचले स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का जो क्रस्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है, तो ये है सिलिकॉन। नेक्स्ट बताना आपको लॉस्ट सिटी क्या है, तो अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नाम का एक ऐसा स्थान है जहाँ के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, तो उस एरिया को लॉस्ट सिटी कहा जाता है। फिर है सोलर कुकर जो है, ये सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, तो ये इंफ्रारेड लाइट यानी अवरक्त किरणों से ऊर्जा को अवशोषित करता है। फिर है विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है वान झील में सबसे ज़्यादा। तो आज के एडिशन में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन का जो PDF है ये आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा, दूसरे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनका PDF मिलेगा, डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, जॉब अलर्ट्स, नोटिफिकेशन, सब कुछ एक ही प्लेस में अवेलेबल है आपकी तैयारियों के लिए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन मानी जाती है। बाकी मिलेंगे अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।